हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए ऐसे टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं, जहां से पेपर के दिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से छपे मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कराने का प्रयास किया है। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, उस किताब को आप लोग ख्याल में रख लेना। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज इन्होंने एक किताब लिखी और उसी किताब में इन्होंने एक मुहावरा दे दिया या वाक्यांश दे दिया, विविधता में एकता बोल दिया, है ना। तो किसने बोल दिया? चाचा नेहरू ने इसको बोल दिया। इनकी किताब है भारत की खोज, इसी में ही इन्होंने विविधता में एकता का जिक्र किया है। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, अब उसके बाद आगे मैं बात करता हूं। सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। थीम आधारित संप्रतियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए रोचक अधिगम शिक्षक प्रक्रिया विकसित व प्रोत्साहित करने हेतु संपूर्ण विषय वस्तु को विभिन्न पाठों प्रकरणों में विभाजित करने के लिए इकाइयों को एक बहुत विषय अस्तित्व में प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका थीम आधारित संप्रतियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। करेक्ट आंसर आपका पहला विकल्प। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। यहाँ पर आपको मिलान करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो करो मिलान। यहाँ पर स्तूप का मिलान, मंडप का मिलान, शिखर का मिलान। शिखर क्या होता है? सबसे ऊंचा भाग होता है, जिसको क्या बोलेंगे? मंडप और स्तूप। देखो, स्तूप का अर्थ होता है टीला, स्तूप का अर्थ होता है टीला, और स्तूप में बुद्ध या उनके अनुयायियों से जुड़े जो जितने वो प्रयोग करते थे वस्तुओं या उनके शरीर के अवशेष या अंगों को मृत्यु के बाद गाड़ दिया जाता है या दफना दिया जाता है, उन अंगों को या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु को, तो उसको स्तूप बोलते हैं, उसको टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तूप, जिसका अर्थ होता है टीला। ठीक, तो ए का आपका जाएगा सेकेंड के साथ। ए का सेकेंड किस में है? पहले में भी है, दूसरे में भी है। और मंडप एक होता है होल। क्या होता है? एक होल होता है मंडप, जहाँ पर एक साथ कई लोग इकट्ठे हो सकें। मंदिरों में अक्सर मंडप हुआ करते हैं दक्षिण भारत के, जहाँ पर एक साथ कई प्रयोजन हो सकें, तमाम लोग एकत्रित हो सकें, सभाओं का आयोजन किया जा सके, उसे बोलते हैं मंडप या होल। ठीक, तो बी का आपका थर्ड वाला हो जाएगा, बी का थर्ड इसमें दिया गया है, ये करेक्ट है आपका पहला जवाब। और शिखर का मतलब टावर, जो ऊंचाई पर हो, जो उच्च पर हो, इस प्रकार से। अगला, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू कर दिए। विद्यालय शुरू कर दिए, बिल्कुल शुरू कर दिए। कहाँ पर कर दिए? अलीगढ़, दिल्ली में, पटना, कलकत्ता में, लखनऊ, इलाहाबाद में, पुणे और बंबई में। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कोलकाता में महिलाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने शुरू कर दिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनको पता होना चाहिए आपको। एक तो रमाबाई है, पंडिता रमाबाई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बेगम रुकैया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताराबाई शिंदे के बारे में पता होना चाहिए, ताराबाई शिंदे के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इन आंदोलन हैं इनसे जुड़े हुए, इन्होंने क्या किया है जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। इन दो तीन महिलाओं को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि एक दो क्वेश्चन पेपर में फंसे और उस क्वेश्चन को फटाक से आप लोग कर लो। जवाब मैंने बता दिया, पटना और कोलकाता में बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने विद्यालय लड़कियों के लिए खोले। मैं यहाँ पर बात शुरू करता हूँ 19वीं सदी के मध्य में लड़कियों का स्कूल जाना। यहीं पर प्रमुख महिलाओं का जिक्र किया जाएगा। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। पहला पॉइंट यहाँ पर भी बन सकता है, विद्यासागर ने भी कलकत्ता में महिलाओं के लिए स्कूल खोले।
और 19वीं सदी के मध्य में स्कूल खुले तो बहुत सारे उनसे डरते भी थे। क्यों डरते थे? क्योंकि लोगों को भय था, लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी स्कूल जाने से। 19वीं सदी का ये हाल था कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, उनको मत स्कूल भेजो, उनको दबाओ, उनका दमन करो, लड़कियों का उनको गुलाम बनाए रखो, ऐसी प्रवृत्ति थी उस दौरान। फिर और समझो, 19वीं सदी पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर पढ़ाया जाता था। कुछ ने खुद पढ़ना लिखना सीखा। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिए, ज्योतिबा फूले जी ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए। तो अब लड़कियां क्या करने लगी? मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुरान, देखो उत्तर भारत में मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। अब सबसे पहली महिला को जिक्र कर देता हूं जिनको ख्याल में रख लेना, मुमताज अली। जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जाते पेपर में, किस औरत या किस महिला ने कहा कि कुरान की शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? उस महिला का नाम है मुमताज अली। पेपर में बनता है क्वेश्चन। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे भी धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें और लिखें। पहली महिला कंप्लीट। देखो एक पॉइंट और है यहाँ पर, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अलीगढ़ में कहाँ? अलीगढ़ में स्कूल कहाँ की बेगमों ने खोले? तो भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में खोले। उसके बाद एक महिला का जिक्र मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था जब क्वेश्चन कराया, बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। कलकत्ता और पटना में स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। करेक्ट उनका कहना है। तो पटना और कलकत्ता में खोले। उसके बाद ताराबाई सिंधे को समझो। फिर इनसे जुड़े सारे क्वेश्चन को एक नज़र में कराऊंगा। पूना में रहकर घर पर शिक्षा प्राप्त की। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी। इस किताब में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर या फर्कों की आलोचना की गई है। ये महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन फंसेगा बस। और पंडिता रमाबाई आई। ये संस्कृत की महान विद्वान पंडिता थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दे दी गई। रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ठीक, दमन करता है। और इन्होंने एक किताब भी लिख दी, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। बुक है हाई कास्ट हिंदू वुमेन, उच्च जाति की महिलाओं पर इन्होंने किताब लिखी। और पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें या चला सकें। तो इन सभी महिलाओं को मैंने बता दिया है आपको। अब आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। ये महिला ताराबाई, रमाबाई, सब कुछ बता दिया। अब इनसे जुड़े क्वेश्चन को एक नज़र में करा दूं फटाक से, फिर आगे मैं बात करूंगा आपसे। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों? वे पढ़ाई के साथ घरेलू कामकाज भी कर सकें, इसलिए घर पे। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर वे जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, इसलिए घर पर पढ़ाते थे। करेक्ट। लोग अपने संबंधियों व मित्र से उनकी शिक्षा के तत्व छुपाना चाहते थे। ये नहीं, ये बात गलत है। ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद महिलाओं से ही जुड़े हुए क्वेश्चन है। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले, मैंने अभी आपको बताया। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी, नहीं लिखी। ये पंडिता रमाबाई ने नहीं लिखी बल्कि ताराबाई सिंधे ने लिखी। किसने? ताराबाई सिंधे ने यह किताब लिखी। ताराबाई सिंधे ने किताब लिखी, ना कि रमाबाई ने लिखी। बी गलत, बी जहां जहां पर होगा उसको हटाना पड़ेगा। बेगम रुकैया सखावत ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, पटना में खोले और कोलकाता में खोले। तो ये पेपर में कितनी बार रिपीट हुआ है आप अपनी आंखों से देख सकते हो। समझ गए? आगे देखो कथन कारण वाला। 19वीं सदी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की घर पर पढ़ाई हुई। क्यों हुई? अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, इसलिए हुई। दोनों सही हो जाएंगे, कारण भी सही हो जाएगा। पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने स्थापना की।
उसके बाद मिलान वाला भी पूछा जाता है, पंडिता रमाबाई का मिलान किसके साथ हो जाएगा, तो पूना में विधवा गृह। ताराबाई शिंदे ने क्या कर दिया, स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब आपकी लिख दी। पंडिता रमाबाई का इसके, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब। और बेगम रुकैया सखावत ने पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ज्योतिबा राव ने महाराष्ट्र में खोल दिए। तो ये मैंने अभी आपको बताया, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन तमाम आते हैं। एक और, मुमताज अली महिला, कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके किसने कहा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये कहा है मुमताज अली ने कहा है। तो लगभग और भी क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे देखो। पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं नहीं उच्च जातियों की महिलाओं पर किताब लिखी। ए भी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, मैं तो थक गया कराता कराता, अब नहीं कराऊंगा क्योंकि वही मैंने आपको करा दी है ना, स्त्री पुरुष, ये ताराबाई शिंदे। कितने क्वेश्चन हैं। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास मुझे पता है सीटेट एग्जाम में ज़्यादा वक्त तो है नहीं। अगर आपके पास 5 से 6 दिन का टाइम हो तो आप लोग हमारे इन नोट्स को ले लो जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 5 से 6 दिन में आप लोग कंप्लीट 60 नंबर की पूरी तैयारी कर लोगे। नोट्स में कंप्लीट NCERT, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी और नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के PYQ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कंप्लीट NCERT विथ PYQ के साथ। इन नोट्स को लेना कैसे है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पे कॉल करो, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा, या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। दिए गए नंबर पर कॉल करें। नोट्स कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा, कंप्लीट थ्योरी विथ PYQ क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया। तो कई बार मैंने बताया ज्योतिबा राव फूले की एक किताब है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किताब में अमेरिका में जो दास प्रथा का विरोध करने वाले जो लोग थे उनके बारे में यह उनको किताब समर्पित है ना। दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले स्थिति के समरूप देखा था। किसने देखा था, किस सुधारक ने देखा था, ज्योतिबा राव फूले ने देखा था। उसके बाद अगला, इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए अप्रभावशाली होगी। अप्रभावशाली अर्थात गलत वाला आपको बताना। अप्रभावशाली छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को ध्यान में रखना, ये तो करेक्ट है, आपको अप्रभावशाली बतानी है। सहयोगात्मक एवं सहपाठी अधिगम के अवसर देना सही है। स्थानीय समुदाय क्षेत्र परिभ्रमण का आयोजन करना सही है, ये प्रभावशाली है। पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक को पढ़ना, ये प्रभावशाली नहीं है। पुस्तक को पढ़ना कोई प्रभावशाली नहीं है, ये हो जाएगी अप्रभावशाली। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अप्रभावशाली आपको बताना है ना, इसलिए। उसके बाद अगला, परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। परियोजना पद्धति तत्काल सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, छोटे चरणों का सिद्धांत, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, कृत्रिमता का सिद्धांत, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से रूढ़ियों को तोड़ रही है, पुरस्कार जीत रही है, अपने परिवार को सहारा दे रही है, पुरुषों का कार्य कर रही है। तो ये उसने रूढ़ियों को तोड़ने का काम किया है। ठीक, रूढ़ियों को तोड़ रही है। ठीक, ये जवाब आपका हो जाएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता के नगरों शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोथल में अग्नि कुंड मिले जहां यज्ञ किए होंगे। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। दोनों आपके कैसे हैं, गलत हैं या सही हैं, एक सही है या दूसरा सही है। जवाब आपका हो जाएगा दोनों आपके सत्य हैं। लोथल है कहाँ पर, लोथल है आपके गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में है लोथल। वहाँ पर अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। और कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा है राजस्थान से। कितने लोग राजस्थान से वीडियो को देख रहे हो, फटाक से कमेंट करो। और गुजरात वाले तो मेरे ख्याल से 3-4 ही लोग हैं हमारे मित्र जो गुजरात से इस वीडियो को भी देखा करते हैं। तो राजस्थान वाले तो होंगे ही होंगे।
कमेंट करो, ठोंको जल्दी, तो दोनों आपके सत्य यहाँ पर हो जाएंगे। अगला, किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। किसी स्थान के बारे में, कोई स्थान है ना, उसके बारे में है। यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति क्या है? ए बी आवश्यकता, ये क्या है जवाब इस क्वेश्चन का? तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन तो मिसिंग है, मिसिंग क्वेश्चन है, कोई भी जवाब नहीं होगा, सूचना अपर्याप्त है। क्या ही हम बता सकते हैं? आपको दे दिया गया 30 डिग्री, जैसे यहाँ पर हमने कर लिया, ये अक्षांश है, उत्तर का है या दक्षिण का ये तो पता ही नहीं है। यह उत्तरी गोलार्ध में है, चलो उत्तरी गोलार्ध में मैंने कर दिया 30 डिग्री, ठीक कर दिया। प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में है, क्या है पूर्व में? कुछ नहीं पता। ये सूचना अपर्याप्त है, कोई भी यहाँ पर मिसिंग, सब कुछ मिसिंग, ठीक। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति शनि, मंगल शनि, शुक्र बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह दरअसल छोटे पिंड होते हैं पत्थरों के, जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक। मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट, शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को किस व्याख्यातित किया जाता है? बी औद्योगिकरण, बी शहरीकरण, विकेंद्रीकरण, बी पहचानीकरण। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बी शहरीकरण, क्योंकि शहरों का विकास होने लगा था, सूरत के ढहने के बाद प्रशासन आ गया, नए केंद्र पैदा होने लगे, तो इसको बोलेंगे बी शहरीकरण के नाम से। अगला देखो, मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है? 21, 22, 23, 24। तो अनुच्छेद 22 करेक्ट जवाब आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक। ए और बी कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, करेक्ट। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में है, ये भी बात करेक्ट, दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और अशोक से भी पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनके अभिलेख से पूछे जा रहे हैं, इनके कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था उससे पूछे जा रहे हैं। और अशोक का एक धम्म है, धम्म को समझ लेना उपयोगी है, क्योंकि धम्म से भी पेपर में एक आध क्वेश्चन बार बार देखने को आ रहे हैं, उसको यहीं पर आपको समझाता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा। सम्राट अशोक के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट पता होने चाहिए, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सम्राट अशोक, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है, पहली बात। अभिलेखों द्वारा जनता तक पहुंचाने का कोशिश की है उसने, करेक्ट। और प्राकृत भाषा में अभिलेख है और ब्राह्मी लिपि में है, यहीं से अभी डायरेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त के दरबार में एक विद्वान थे, और कौटिल्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो है वो कंबल के लिए फेमस था, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए फेमस था। और कलिंग का युद्ध हो जाता है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग नाम है उड़ीसा का, तटवर्ती उड़ीसा का नाम है। इस युद्ध में हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से घृणा हो जाती अशोक को, और अशोक संकल्प ले लेता है कि आज के बाद मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद अशोक का धम्म क्या है? अशोक के धम्म में किसी देवी देवता पूजा, बलि, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, यह बुद्ध के उपदेश से प्रेरित है धम्म। और धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा दिया करते थे। अशोक ने धम्म के संदेश शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए, और अपने दूत भी देशों में भेजे, सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे धम्म का प्रचार करने के लिए। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह भी बनवाए, जानवरों और मनुष्यों की चिकित्सा के लिए चिकित्सा व्यवस्था के भी उन्होंने ही ये सब कुछ किया। और एक पॉइंट और है, मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज की किताब का नाम है इंडिका, ये भी करेक्ट। अशोक की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, मैंने बता दिया।
चाणक्य के अनेक विचार किस पुस्तक में? उनकी किताब है अर्थशास्त्र नाम से, ये भी बता दिया मैंने। उत्तर पश्चिम अर्थशास्त्र की किताब जो है वो किस लिए थी? कंबल के लिए बताती, और दक्षिण सोना और बहुमूल्य पत्थर के लिए बताती है। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थान कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? तो उड़ीसा में यह स्थान है। उसके बाद अशोक के धम्म से है, पूजा की आवश्यकता नहीं थी, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, बुद्ध के उपदेश से प्रेरित था, लोगों की धम्म शिक्षा देने के लिए बौद्ध भिक्षु को नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ये गलत है और ये आपके 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार का कर्मकांड शामिल है? बिल्कुल भी शामिल नहीं है। धम्म महामत के अधिकारी शिक्षा दिया करते थे, बी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है। उसके बाद कर्मकांड किसी के काम के नहीं है और कभी कभी पशु बलि तक भी पहुंच जाता था, इसलिए अशोक ने कहा कि कोई भी काम के नहीं है, इसलिए 4th जवाब आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है चापाकार वास्तुकला में मेहराब की क्या भूमिका थी? चापाकार क्या है? जैसे आपने मकान देखे होंगे, जैसे ये है, इस प्रकार का बना दिया धनुष के आकार का, ये चापाकार, ये धनुषाकार भी इसको लिख सकते हैं, धनुषाकार या चापाकार, आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार का। तो ये चापाकार और इसमें मेहराब, ये मेहराब की क्या भूमिका है बताओ? ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, ऊपरी ढांचे को आकृति देना, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। तो ऊपरी ढांचे का भार वहन करना मेहराब की भूमिका है चापाकार वाले में। केवल और केवल सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? संसद में संसद के 3 अंग, एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा और एक राज्यसभा। विधान परिषद आपका नहीं है, नहीं वाला बताना, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 4th विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वक्तव्य ए और वक्तव्य बी, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए गए बिना भी सरकार अपने आपको लोकतांत्रिक कह सकती है? नहीं कह सकती है, जब तक वयस्क मताधिकार नहीं होगा तब तक नहीं कह सकती है। यहाँ पर बिना भी, ये बात गलत है। कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं, जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये बात सही है। केवल बी, ए गलत बी सही, करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी तो वह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। तो ये होगा स्वतंत्रता के अधिकार का, अनुच्छेद 19। यहाँ पर समझो, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट होते हैं कि मान लो बिहार का एक व्यक्ति है जो अत्यंत गरीब है, वो मुंबई में काम करना चाहता है, वहाँ लोग काम उसको करने नहीं देते, तो किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तब आपका जवाब होगा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पिछले वर्षों में पूछे जा रहे हैं, तो ये ख्याल में रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई है? केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, मिड डे मील योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मध्यमार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष, सरकार में अधिक भागीदारी की मांग, प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए गलत है और बी सी करेक्ट है। बी सी। ए क्यों गलत है? ए इसलिए गलत है क्योंकि जब मध्यमार्गी नेता थे, ये कैसे थे? ये नरम दल के नेता थे। जितने भी मध्यमार्गी नेता थे ये प्रार्थनाएं किया करते थे अंग्रेज़ों से, है ना, पत्र लिखा करते थे उनको अपनी मांग को मनवाने के लिए। ठीक, तो ये प्रार्थनाओं याचिका ये किया करते थे अपनी मांग को पूरा करने के लिए। ये डायरेक्ट स्वराज के लिए संघर्ष नहीं करते थे। स्वराज के लिए डायरेक्ट संघर्ष कौन करता था? गरम दल के जब बाद में नेता आ गए, लाल वाल पाल जैसे, तो ये डायरेक्ट संघर्ष करने की बात करते थे। ये संघर्ष करने की बात मध्यमार्गी नेता नहीं करते थे। ये मांगे करते थे अपनी सरकारें से और भारतीयकरण की मांग करते थे, उच्च पद की मांग करते थे, है ना।
इसलिए ए आपका गलत है। ए जिन जिन में था उनको मैंने हटा दिया, आपके सामने फटाक से उत्तर आ जाएगा बी और सी। आगे देखो, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित होते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आज से विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से, केवल महिलाओं की संख्या से नहीं, पुरुष की भी संख्याओं से है। सी को सबसे पहले हटाओ, हटा दिया मैंने सी। अब बच गया आपके सामने ए बी, जो कि करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर केवल महिलाओं की संख्या की बात की गई है, ठीक, इसमें पुरुष भी शामिल होते, इसलिए आपका बी गलत है, सी गलत है। सी जैसे ही मैंने गलत किया, उत्तर आपके सामने तुरंत ही फटाक से आ गया, ए और बी, ए बी सी गलत। नेक्स्ट, राइन घाटी और बाससेज पर्वत हैं, भ्रंतोस्थ, बलित, ज्वालामुखी पर्वत, ग्लेशियर पर्वत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रंश पर्वत है, ये भ्रंश घाटी के पर्वत हैं, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे, दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानें। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। किसमें होती है? ये होती है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में होती है। समताप मंडल मौसम से मुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई उड़ते हैं, जहाज लिख दूँ इस प्रकार से, ठीक। हवाई जहाज यहीं पर उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि मौसम की कोई भी घटना घटित यहाँ पर नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पर बाह्य वायुमंडल में क्या है? रेडियो की तरंगें, इसको आयन मंडल भी बोल सकते हैं, आयन मंडल भी बोल सकते हैं, ताप मंडल भी बोल सकते हैं। मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फियर। क्या बोलते हैं? मेसोस्फियर। यहाँ पर क्या होता है? उल्कापिंड आने पर जल जाता है, उल्कापिंड आने पर जल जाता है। क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। आंधी, तूफान, ओला बारिश सब कुछ आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके बाद अगला, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? कुल नाम या अपने नाम की स्वतंत्रता, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार, महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अवस्था को खारिज करने का अधिकार, कृषि भूमि पर पुत्रों का वंशागत अधिकार। तो ये करता है पिता की संपत्ति पर पुत्र व पुत्री का समान अधिकार, और उस पिता की जो पत्नी होगी, है ना, उसकी जो पत्नी होगी ना, बच्चों की जो माँ होगी, उसका भी हिस्सा होगा। तो ये कानून कहता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पत्नी को भी, पत्नी के पुत्र और उसकी पुत्री, इनका संपत्ति पर मालिकाना हक होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? किस कारण कहते हैं? धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता के कारण कहते हैं, भौगोलिक सामीप्य के कारण नहीं कहते हैं। ए जहाँ जहाँ पर है उसको हटाओगे आप लोग, हटा दिया मैंने। आपके सामने बचा BCD, BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। और लद्दाख, छोटा तिब्बत पता है आपको, केसर सागा ग्रंथ पता है ना आपको, केसर सागा, यहीं पर बताऊं, केसर सागा लद्दाख में प्रचलित है, तिब्बत का ये राष्ट्रीय ग्रंथ है, इस पर लोग खेलते हैं, टीकाएं लिखते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? समान भोजन करते, धार्मिक समानता में ये बौद्ध रहते हैं यहाँ पर। कौन से? उनसे बौद्ध और मुस्लिम, मुसलमान, ये लोग यहाँ पर रहते हैं। करेक्ट, ठीक। राइट आंसर क्या बताया? पहला हटाओ, ये 3 सही हैं आपके। अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। राजस्व वसूली व्यवस्था, महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की। बिल्कुल होल्ट मैकेंजी ने की, करेक्ट हो जाएगा। कब की? 1822 में की। कब? 1822 में होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था की शुरुआत की, 1822 में। कारण क्या है? राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी, इसका कोई कारण नहीं है। इसका कारण क्या है? महलवारी बंदोबस्त, ये उत्तर भारत में लागू की गई है। इसका कारण है कि हम लोग अधिक से अधिक राजस्व वसूल लें। इसका कारण ये नहीं है। कथन तो दोनों सही है, लेकिन कारण सही नहीं होगा, इसलिए थर्ड जवाब आपका हो जाएगा। दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक। और 3 बंदोबस्त हैं, मैं उनको यहाँ पर बताने का प्रयास आपको करता हूँ। कितने बंदोबस्त हैं?
तीन हैं, तीन को मैं यहीं पर बता दूं यार, छोड़ने का प्रयास तो मैं करता ही नहीं हूँ, लगे हाथ बता रहा हूँ तो बता ही दूंगा आपको। स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता इसमें दी गई थी। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किसको? राजाओं और तालुकदारों को सौंपा गया। और यह व्यवस्था कहाँ पर शुरू की गई थी? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक, इसमें राजस्व स्थायी था, भविष्य में कभी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार जमीन के लिए सुधार के लिए खर्च करेगा। और स्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या है, इसकी समस्या को भी समझो, फिर आगे मैं दो और बंदोबस्त की बात करूंगा। जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। कंपनी का राजस्व अधिक होने के कारण जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, तो उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। इसमें सूर्यास्त विधि भी थी, यहाँ पर दिया नहीं गया है इस किताब में, लेकिन मैंने क्लास 12 एनसीईआरटी में पढ़ाया है। तो सूर्यास्त विधि किसमें अपनाई जाती थी? स्थायी बंदोबस्त में भी अपनाई जाती थी। उसके बाद यहाँ पर समझो, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बहुत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ीं और खेती का विस्तार हुआ। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी पहले से राजस्व निश्चित कर चुकी थी, वह राजस्व को बढ़ा नहीं सकती थी। तो बढ़ा नहीं सकती थी, उसके बाद क्या हुआ? गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, क्योंकि लगान बहुत ज़्यादा था, जमीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। कर चुकाने के लिए उनको महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, और ये कर्ज चुका नहीं पाते थे तो आत्महत्याएं भी कर लिया करते थे। अब दूसरा बंदोबस्त है महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवारी भी बोलते इसको। 1822 में शुरू किया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांतों, उत्तर प्रदेश के लिए होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया। 1822 में इसको शुरू किया। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा। और मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय किसान गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उनको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों की माप की, रीति रिवाज को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के राजस्व को जोड़कर हर गांव का एक ग्राम समूह महल से वसूल होने वाला राजस्व से लगाया। तो इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, उसमें समय समय पर सुधार की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने की और कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जमींदार की बजाय अब किसको दे दी गई? गांव के मुखिया या गांव के प्रधान को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई। ठीक, उसके बाद रैयतवारी व्यवस्था आ जाती है। रैयतवारी समझो, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि किसानों से सीधा बंदोबस्त किया जाए। तो मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट, किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए? मुनरो का यह कथन है। ठीक, अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं कराता हूं। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की। इसका कारण ये नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग कर लेना, ये थर्ड वाला यहाँ पर सही व्याख्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहाँ पर गांव की जिम्मेदारी प्रधान को देने की बात कही गई, यहाँ पर शुरुआत होने की बात कही गई, जो कि एक दूसरे का कारण नहीं है। यहाँ पर ये होल्ट मैकेंजी ने क्यों शुरू किया? उसने उत्तर भारत में परंपरागत किसान नहीं थे, सामाजिक व्यवस्था को देखा, जमीन को देखा, इसलिए उसने शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद और यहाँ पर है स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा क्वेश्चन। 1793 में थॉमस मुनरो ने नहीं शुरू किया, कॉर्नवालिस ने शुरू किया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए गलत, ए बी सी करेक्ट। राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। उसके बाद और देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई? गांव के मुखिया को किसमें दी गई? तो इसमें दी गई है महालवारी बंदोबस्त में, 1822 में होल्ट मैकेंजी वाला। भूराजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को? तो स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था वाला। उसके बाद कथन कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महालवारी बंदोबस्त लागू किए। इन बंदोबस्त को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। ये गलत, कारण इसका नहीं है।
ये राजस्व वसूलना चाहते थे, इसलिए इन्होंने लागू किया। दूसरा, रीढ़ और मुनरो का तर्क था दक्षिण में सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त करना चाहिए। रीढ़ और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है। ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, ठीक। लगभग मैंने सभी करा दिया आपको, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। अभी तक आपके पास ये नोट्स नहीं है तो नोट्स दिए गए नंबर पे कॉल करो, फटाक से ले लो, कम टाइम है। एक नज़र डाल के आप लोग रिवीजन तो कर लोगे ना, अपना रिवीजन कर लो ना पूरा। 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा अगर आप लोग लगातार रिवीजन करने की ठान लेते हो, है ना। तो 5-6 घंटे में आपका कंप्लीट पूरा एसएसटी हो जाएगा 60 नंबर का नोट्स के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग सक्षम और योग्य थी। तो यह कथन मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। उस दौरान का यह इतिहासकार था, ठीक है ना, मिनहाज ए सिराज, करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणे विकास में सहायता करेगा या करता है। सतत पोषणे विकास का मतलब होता है कि संसाधनों को बचा करके इस्तेमाल करो ताकि जितनी भी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो बताओ, संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों की खपत को घटाना चाहिए यानी कि कम प्रयोग करना चाहिए, सही बात है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम लोग संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। बीज इंजन में उसको सबसे पहले हटा दो, मैंने हटा दिया, ACD बचा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग भी करना चाहिए। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्यों प्राप्त है? इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है संसद को। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पेरिया पूर्णम एक तमिल करती है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पेरिया पूर्णम एक तमिल करती है, तमिल क्षेत्र की है। ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती, पवन कैसी बहती है? बताओ, पौधों और जीव जंतुओं की गति में बहती है या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर संघनित वायु की गति? करेक्ट आपका हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन बोलते हैं। ये उच्च से निम्न की ओर बहती है, उच्च से निम्न की ओर आपकी पवन बहती है, ये पता होना चाहिए आपको। संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद, संघवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें। एक देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पर गलत दिए ही गए हैं। पहला करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद अगला, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम तक परत पहचानिए। अब इसका उत्तर आपको कमेंट में करना है। कमेंट में करो भाई, कमेंट में करो भाई, कमेंट में फटाक से। तो वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे जितने भी नए मित्र ने इस वीडियो को पहली बार अगर देखा हो तो, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आराम से मौज मस्ती में रहो, ठीक। टेंशन मत लेना पेपर की। पेपर के दौरान हड़बड़ी में मत, कोई चीज़ जल्दबाजी में मत आप लोग करना। आराम से करो, शांति में करो, अच्छे से करो, बेहतर तरीके से करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।